हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और आज की क्लास में हम इम्पॉर्टेंट लॉज हैं किरचॉफ्स के। भाई कभी कभी क्या होता है कि जब हम ओम्स लॉ कर रहे होते हैं और ओम्स लॉ में जब ओम्स लॉ से हम सर्किट को सॉल्व कर रहे होते हैं, मान लो आपके पास एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, यहाँ बैटरी है। मान लो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। इसको सॉल्व करो। मान लो ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है और आपको इस सर्किट को सॉल्व करना है। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो ओम्स लॉ लग जाएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया मेरा 5 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम आ गया, वोल्टेज मेरे पास 10 वोल्ट है। तो आप कहोगे सर करंट I = V/R होता है विच इज़ 10/5 = 2 एम्पियर। बड़े आराम से कह दोगे आप, सर बहुत आसान है। पर अगर मैं इसमें एक बैटरी और दे दूँ, एक बैटरी यहाँ और दे देता हूँ आपको, और मैं अब आपको कहूँ ये 5 वोल्ट की बैटरी और दे देता हूँ और ये 4 वोल्ट की बैटरी और दे देता हूँ, एक लूप यहाँ लगा देता हूँ, एक बैटरी यहाँ दे देता हूँ। अब मैं आपको कहता हूँ ये भी 10 ओम लगा देता हूँ रेजिस्टेंस और ये भी 10 वोल्ट की बैटरी दे देता हूँ। अब कहता हूँ इसको सॉल्व करो। तो ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करना कभी कभी हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और समस्या आती है। तो ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स ने हमें 2 लॉज दिए थे। वो दोनों के दोनों लॉज बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उन्हीं लॉज की मदद से हम सर्किट्स को सॉल्व करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉज, है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो किरचॉफ्स के जो लॉज थे, किरचॉफ्स लॉज 2 लॉ दिए हैं और इन 2 लॉज की मदद से हम बहुत सारे ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ को बड़ी आसानी से, कुछ को थोड़ी मुश्किल से, पर सॉल्व करना आसान होता है किरचॉफ्स लॉज की मदद से। तो उसके लिए हमें किरचॉफ्स के लॉज को समझना पड़ेगा। किरचॉफ्स ने 2 लॉ दिए थे। उसका जो पहला लॉ है फर्स्ट लॉ, या जिसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं, जो जंक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है, या कुछ लोग इसको लॉ ऑफ करंट भी कहते हैं, या कुछ शॉर्ट में KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, इस नाम से भी जानते हैं। और ये लॉ बहुत ही सिंपल है। ये क्या कहता है? क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर एक जंक्शन पर सारे करंट्स का सम 0 होता है। The algebraic sum of all the currents meeting at a junction in a closed circuit is always 0। याद रखना, ये जो किरचॉफ्स के लॉज है ये तभी वैलिड है जब सर्किट क्लोज हो, ओपन सर्किट में नहीं। ये क्लोज सर्किट्स के लिए वैलिड हैं। यानी किसी भी क्लोज सर्किट में किसी भी जंक्शन के ऊपर जितनी भी करंट्स आ रही हैं या जा रही हैं उन सब का सम 0 होगा। अब समस्या आती है, भाई जंक्शन क्या है? देखो एक एग्जांपल देखो आप, ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है और इसमें एक बैटरी लगी है, यहाँ एक बैटरी यहाँ लगी है, एक बैटरी यहाँ लगी है और एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है। मान लो यहाँ से करंट I1 आई, यहाँ से करंट I2 आई। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इसको आप नोड कहोगे, नोड। पर ये जो पॉइंट है जहाँ से यहाँ से आपके पास करंट I2 आई है, यहाँ से I1 आई है और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर I3 चली गई। ये जो पॉइंट है जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ें आके मिल रही हैं, इसको जंक्शन कहते हैं। हमने रेलवे स्टेशन में भी जंक्शन सुने हुए हैं। तो जंक्शन होता है, टर्मिनल होता है, जहाँ पर चीज़ें जाके एंड हो जाती हैं। जैसे ये वायर है, ये पे मार्कर है, ये इसके टर्मिनल से यहाँ आके एंड हो गया। जंक्शन क्या है? जहाँ पर 2 अलग अलग जगहों पर जाने वाली ट्रेनें आएँ, यानी कोई इधर से जा सकती है, कोई इधर जा सकती है, कोई इधर जा सकती है, कोई इधर जा सकती है, इसको बोलते हैं जंक्शन। 3 से ज़्यादा या 3
जहां पर आके मिल रहे हों उसको हम जंक्शन कहते हैं। देखो यहां से तो करंट आएगी, सीधी चली जाएगी, सबको समझ में आ रहा है, पर यहां आएगी, यहां से आएगी, यहां जाएगी। ऐसे पॉइंट को जंक्शन कहा जाता है जहां पर 3 या उससे ज़्यादा करंट्स आकर के मीट कर रही हो। तो ये क्या कहता है, ये कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ क्लोज्ड सर्किट is 0. Algebraic sum of currents meeting at a point in a closed circuit। यहाँ ये वर्ड क्लोज बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये ओपन सर्किट में वैलिड नहीं है। यानी कि इसी को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूँ समेशन i इक्वल टू 0। इनडायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। यानी कि सर्किट में एक जंक्शन के ऊपर जितना करंट आके मिलेगा उतना ही करंट वापस चला जाएगा। क्लियर है? यानी कि कोई भी चार्ज एक पॉइंट पर इकट्ठा नहीं होगा। मींस नो चार्ज accumulated at a point, or this law is fully in accordance with law of conservation of charge। यानी कभी कभी ये पूछते हैं कि किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है या केसीएल है वो किस कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो सिंपली जो केसीएल है इट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि एक पॉइंट पर जितना चार्ज आएगा उतना ही चला जाएगा। अगर उस पॉइंट पर पहले कोई चार्ज नहीं था तो चार्ज के आके मिलने के बाद भी कुछ भी नहीं बचेगा, जो आएगा वो जाएगा। और इसको करते समय हम कुछ कन्वेंशन लेते हैं कुछ कन्वेंशंस, मर्जी है आपकी, और ये कन्वेंशंस आपको लेनी पड़ेंगी। क्या लेना है? आप इनकमिंग करंट पॉजिटिव ले लो और आउटगोइंग को नेगेटिव ले लो। ये कन्वेंशन ध्यान रखना। जैसे मैं आपको एक क्लोज सर्किट की बात बताता हूँ, जैसे ये क्लोज सर्किट है, याद रखना दिस इज अ पार्ट ऑफ अ क्लोज सर्किट। ये ओपन नहीं है, आपको यहाँ से ओपन दिख रहा होगा, आप कहोगे ओपन है, नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ अ क्लोज सर्किट। यहाँ से करंट I1 आ रही है, यहाँ से I2 आ रही है, यहाँ से करंट I3 जा रही है, यहाँ से I4 रिटर्न जा रही है, यहाँ से I5 रिटर्न जा रही है और यहाँ से I6 एंटर कर रही है। तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि समेशन I इक्वल टू 0, यानी कि I1 इनकमिंग है पॉजिटिव, I2 इनकमिंग है पॉजिटिव, I3 आउटगोइंग है नेगेटिव, I4 आउटगोइंग है नेगेटिव, I5 आउटगोइंग है नेगेटिव और I6 फिर से इनकमिंग है पॉजिटिव, ये 0। यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I6 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। दिस इज योर इनकमिंग करंट, दिस इज योर आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ये लॉ पूरी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ध्यान रखें आप। और ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पूछी जाती है, आप डायरेक्ट स्टेटमेंट बता सकते हो। इस पे बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे समझते हैं हम। सिंपल, स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन करें, समझते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। देखते हैं, देखें, जैसे मैं आपको बोलता हूं यहां से 2 एम्पियर करंट आ रही है, यहां से 3 एम्पियर आ रही है और यहां 1 एम्पियर करंट चली गई, तो यहां I कितना जाएगा? क्लियर?
यहाँ आई कितना होगा? सिंपल, ये इनकमिंग है 2 + 3, ये आउटगोइंग है -1 माइनस आई इक्वल टू 0। 3 2 इनकमिंग 3 इनकमिंग 1 आउटगोइंग, ये भी आउटगोइंग है 0 के बराबर, यानी कि 4 माइनस आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 4 एम्पियर। सिंपल सिंपल। अब आप यहां से देखें, ये आई है, मैं कहता हूं यहां से 8 एम्पियर आ रही है, यहाँ से 4 एम्पियर आ रही है और यहाँ से 3 एम्पियर आ रही है। अब आप यहाँ 3 एम्पियर आने की, यहाँ से 2 एम्पियर जा रही है, 3 एम्पियर जा रही है। अब आप बताएं आई कितना होगा? सिंपल, आई कितना होगा? देखें इस सर्किट के अंदर यहाँ पर देखें 8 है, 8 में से मान लो मैं यहाँ पर भी देता हूँ, यहाँ 2 एम्पियर जा रही है। अब आप बताएं, स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट डाउन करें और फिर बताएं कितना होगा आई। देखो 2 एम्पियर यहाँ गई, 8 एम्पियर यहाँ से गई, 8 में से 2 इधर चला गया, इधर कितना आएगा? 6 एम्पियर। यानी इस पॉइंट पर यहाँ से 6 एम्पियर करंट आया, यहाँ से 2 गया, यहाँ से 4 गया, यहाँ 6 एम्पियर आया। 4 + 2 6 एम्पियर। 6 में से 3 यहाँ चला गया तो यहाँ 3 एम्पियर आया। 6 एम्पियर यहाँ से आया, 3 एम्पियर यहाँ से आया, 9 एम्पियर यहाँ चला गया। दिस इज योर आई। इस तरह से कर सकते हैं हम। यहाँ देखें, ये आई बताना है आपको। 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 8 एम्पियर, 6 एम्पियर, 9 एम्पियर, 5 एम्पियर। यहाँ बताना है आपको 5 एम्पियर क्या, यहाँ पर मैं 15 एम्पियर ले लेता हूँ। बताएं, ये आई बताना है आपको। स्क्रीन को पॉज करें और खुद ट्राई करें। चलें देखते हैं क्या होता है। 4 5 9 एम्पियर आया, 9 में से 3 इधर चला गया। देखिए 4 आया, 5 आया, यहाँ 9 आया और 9 में से 3 इधर चला गया, तो कितना बचा? 6 एम्पियर जो इधर जाएगा। क्लियर? यहाँ से देखें 6 आया, 8 आया, यानी 6 और 8 14 आया और 9 इधर चला गया, यानी 5 एम्पियर इधर से आ गया। अब देखिए आप, ये 15 है, यानी देखें यहाँ से 6 आया, यहाँ से 5 आया, 6 + 5 विच इज़ इनकमिंग एंड दिस आई इज़ ऑल्सो इनकमिंग। ये भी इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है, इक्वल टू 15, तो आई इक्वल टू 4 एम्पियर। ऐसे कर सकते हैं हम। स्क्रीन को पॉज करें, इसको खुद ट्राई करें, देखें आप। एक सवाल और देखते हैं। ये देख लेते हैं हम। 10 एम्पियर। क्लियर? 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, ये बताना है आपको। देखें इसके अंदर इनकमिंग कितना है? 10 और 4, और ये आई आपको फाइंड आउट करना है। बताएं कितना है? सिंपल, 10 4 14, 10 + 4 14, यहाँ से 4 आया, यहाँ से 10 आया, सर्किट में ही घूमेगा और यहाँ से देखें 3 चला गया, स्क्रीन को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लें। क्लियर? कुछ ऐसे सवाल आते हैं, कुछ और टाइप के सवाल भी आते हैं, देखते हैं कैसे आते हैं। देखें कुछ और टाइप के सवाल आते हैं, जैसे
यहाँ 5 वोल्ट, 20 वोल्ट, इसको ग्राउंड कर देता हूँ मैं। यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पर 4 ओम, यहाँ पर भी 2 ओम। मैं आपसे करंट आई पूछ लूँ और इस पॉइंट का वोल्टेज पूछ लूँ। 2 सवाल है, क्लियर। यहाँ 20 वोल्ट, यहाँ 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट है, ये ग्राउंडेड है और ये पूछना है आपसे। अब आप देखिए ये आई कितना होगा और यहाँ पर वोल्टेज कितनी होगी। हम मान लेते हैं यहाँ से करंट I1, यहाँ से करंट I2 और ये करंट I। हमें पता है कि I1, I2 और I सबका सम 0। एक क्लोज सर्किट में जितनी भी करंट है सबका सम 0। बेशक ये नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो सबका सम कर रहे हैं, साइन इसका जो भी आए। एक जंक्शन पे क्लोज सर्किट के अंदर सबका सम 0 होता है। अब आप देखें, हमको पता है V क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR, सिंपल। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज कितना है, यहाँ पर 20 वोल्ट है, यहाँ का वोल्टेज है V। देखो V इक्वल टू IR होता है, तो I इज व्हाट, इट इज V बाय R। और V क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बाय R। यहाँ पर 20 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल हमें पता नहीं। करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रही है, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करने का मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर जरूर लो वोल्टेज होगी। सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर लो वोल्टेज है तो मैं क्या करूँगा, वोल्टेज का डिफरेंस निकालूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर I1 निकालने के लिए यहाँ पर 20 है, यहाँ पर V है, तो वोल्टेज कितना होगा इस केस में, डेल्टा V, 20 माइनस V। और रेजिस्टेंस कितना है, 2। तो क्या I1 की वैल्यू यही आ गई। देखो V इक्वल टू IR होता है और V इज पोटेंशियल डिफरेंस यानी चेंज इन वोल्टेज। यहाँ पर 20 है, यहाँ का मुझे पता नहीं, पर जरूर यहाँ लो वोल्टेज है, तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो V अपॉन R इक्वल टू I, तो I1 की वैल्यू 20 माइनस V बाय 2। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, 20 माइनस V बाय 2 प्लस यहाँ पर देखिए 5 माइनस V बाय 4 प्लस यहाँ देखिए, मुझे नहीं पता करंट इधर जा रही है इधर जा रही है, क्या होगा मुझे नहीं पता, मुझे तो इतना पता है सारी करंट्स का सम 0 होने वाला है। तो यहाँ पर वोल्टेज V और ग्राउंड का वोल्टेज 0 होता है, V माइनस 0 बाई 2 और सबका सम 0 के बराबर। एलसीएम ले लेते हैं, 4 आएगा, 40 माइनस V, सॉरी यहाँ पर भी उल्टा करेंगे ना, 0 माइनस V करेंगे ना, जब आप लास्ट से ले रहे हो तो सॉरी 0 माइनस V ही करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ का वोल्टेज ले रहे हो, आपको नहीं पता करंट आ रही है या जा रही है। हम यहाँ का वोल्टेज माइनस दिस, यहाँ का वोल्टेज माइनस दिस, यहाँ का वोल्टेज माइनस दिस कर रहे हैं। सिंपल, साइन चाहे जो भी आए, हम कन्वेंशन तो एक जैसा ही लगाएंगे ना, दिस माइनस दिस कर रहे हैं, फिर दिस माइनस दिस कर रहे हैं, तो यहाँ भी 0 माइनस V ही करेंगे। यहाँ देखें तो 4 माइनस 2V, 5 माइनस V और माइनस 2V इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना आएगा आपके पास, 2, 2, 4 और 5, और ये कितना आएगा 45। 45 माइनस 5V इक्वल टू 0, तो 5V इक्वल टू 45, तो V इक्वल टू 9 एम्पियर, 9 वोल्ट सॉरी। यानी ये बात क्लियर हो चुकी है कि इस पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा वो 9 वोल्ट होगा। अब करंट क्या होगी, करंट कैसे निकालेंगे, करंट निकालने के लिए 0 माइनस 9 बाई 2 इक्वल टू I, तो I इक्वल टू माइनस 4.5 एम्पियर। और माइनस का साइन क्या शो कर रहा है, माइनस का साइन शो कर रहा है कि करंट इस डायरेक्शन में आएगी। आपने बेशक कन्वेंशन के लिए इसको हाई पोटेंशियल माना
और इसको लो माना, पर एक्चुअल में ये ज़ीरो है तो ये लो पोटेंशियल है। करंट की डायरेक्शन ये होगी, ये इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है, ये आउटगोइंग होगी, नेगेटिव साइन यही शो करता है। क्लियर? स्क्रीन को पॉज कर ले, इसको नोट डाउन करें और तब तक हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कुछ ऐसा ही है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी आप इसी से करोगे। यहाँ पर 3 वोल्ट, यहाँ 2 वोल्ट, यहाँ 6 वोल्ट, यहाँ 6 ओम, यहाँ 3 ओम और यहाँ 2 ओम। फाइंड V एट O। आपको O पर वोल्टेज निकालनी है। स्क्रीन को पॉज करें, खुद ट्राई करें, खुद ट्राई करें। देखें फिर से वही, यहाँ पर मैं करंट I1 ले रहा हूँ, यहाँ करंट I2 और यहाँ करंट I3। आप कोई भी डायरेक्शन मार्क कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर करंट में नेगेटिव साइन आएगा इसका मतलब करंट आउटगोइंग है, पॉजिटिव आएगा मतलब इनकमिंग है। ठीक है, तो यहाँ देखें आप, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, क्योंकि KCL कहता है समेशन I इक्वल टू 0। I1 देखें ये 3 और यहाँ पर वोल्टेज है V O पर, तो 3 माइनस V डिवाइडेड बाय 3, करंट यही हो जाएगा V अपॉन I, V अपॉन R। यहाँ पर 3 वोल्ट, यहाँ पर वोल्टेज V, तो 3 माइनस V इक्वल टू, 3 माइनस V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इक्वल टू योर करंट। तो 3 यहाँ पर, V यहाँ पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 3 माइनस V और रेजिस्टेंस ये 3 ओम का है, तो करंट आ गया V अपॉन R। यहाँ देखें इस जगह पर 2 माइनस V बाई 2 इक्वल टू का नहीं प्लस का, ये I2 आ गया। इन दोनों के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 2 माइनस V, यहाँ का V है यहाँ का 2 है तो 2 माइनस V और डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू करंट I2। और यहाँ पर भी ऐसे ही 6 माइनस V बाई 6 इक्वल टू 0। अब एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 6 माइनस 2V प्लस 6 माइनस 3V प्लस 6 माइनस V इक्वल टू 0। तो 6 6 18 माइनस 6V इक्वल टू 0। देखें यहाँ पर, तो V इक्वल टू 3 एम्पियर, एम्पियर नहीं 3 वोल्ट, सॉरी वोल्टेज की SI यूनिट वोल्ट। सर भी थोड़ा थोड़ा वोल्टेज SI यूनिट में गड़बड़ करते हैं। तो वोल्टेज आपकी 3 वोल्ट आ गई। तो अब आप किसी भी जगह पर ये बता सकते हैं कहाँ से कितनी करंट जाएगी, किसी भी आर्म में निकाल सकते हैं। इसमें निकालना है 3 माइनस 3 बाई 3 इक्वल टू 0, तो इसमें इक्वल टू I1, तो I1 0। यहाँ पर देखें 2 माइनस 3 बाई 2 I2 माइनस 1 बाई 2। वहाँ देखें 6 माइनस 3 बाय 6 I3 3 बाई 6 1 बाई 2। क्लियर? किसी भी आर्म में आप करंट निकाल सकते हैं, यहाँ का वोल्टेज निकाल सकते हैं, आपकी KCL हेल्प करेगा। क्लियर है? स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें। तो अब चलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ पे। तो अब चलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ, या इसको लूप लॉ के नाम से भी जानते हैं, या इसको लॉ ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं।
और ये लॉ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सर्किट्स को सॉल्व करने में ये भी बड़ा हेल्पफुल है। और ये लॉ क्या कहता है, कहता है, देखिए ध्यान से समझे, जैसे मैं एक सिंपल सा सर्किट बनाता हूं, बहुत सिंपल, E1 E2 R1 R2 R3 और मैं मान लेता हूं सर्किट में यहां से करंट आई जा रही है। तो ये लॉ क्या कहता है, सिंपली कहता है ये कि किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर जितनी भी ईएमएफ्स होंगी, इसमें कितने सोर्स ऑफ सेल्स हैं, सेल या बैटरी है, 2, E1 और E2। कहता है जितने भी सेल या बैटरी है, जितनी भी ईएमएफ है, उनका सम इक्वल टू, यहां से देखो करंट इसमें I1 है, इस R2 में भी करंट आई है तो I इंटू R2, इस R3 में भी करंट आई है तो I इंटू R3, और इस R1 में भी करंट आई है तो I इंटू R1। ये कहता क्या है, कहता है इन अ क्लोज्ड सर्किट, याद रखना सर्किट शुड बी क्लोज्ड, इन अ क्लोज्ड सर्किट algebraic sum of EMF is always equal to algebraic sum of product of resistances and respective currents through them, यानी सिंपली समेशन E इक्वल टू समेशन IR, यानी कि जितनी वोल्टेजेस ये सेल देंगे वो सारी वोल्टेजेस इनके अक्रॉस ही ड्रॉप होगी। हम ये मानते हैं कि यहाँ और बाकी जगह पर कहीं पर कोई लॉस नहीं, पोटेंशियल का ड्रॉप जितना ये सेल्स देंगे वो इन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस होगा। और अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं, अगर मैं इसको इधर ले आऊंगा, समेशन E माइनस समेशन IR इट इज इक्वल टू 0, यानी इनडायरेक्ट वे में कि किसी भी सर्किट में वोल्टेज में होने वाला चेंज इज इक्वल टू 0। यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हो इन अ क्लोज सर्किट द algebraic sum of change in voltage is 0, यानी कि जितनी भी अब ये मत बोल देना कि वोल्टेजेस 0। कुछ लोग लिखते समय क्या करते हैं, चेंज वर्ड लिखना भूल जाते हैं, क्योंकि सर्किट के अंदर वोल्टेज 0 थोड़ी ना है, वोल्टेज में होने वाला चेंज 0 है। मतलब जो वोल्टेजेस सेल देंगे वो इन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस ड्रॉप होगा, यानी ये अपने अक्रॉस उस वोल्टेजेस को ड्रॉप कर देंगे। यानी कि बेसिकली दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इज नथिंग, इट इज जस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको एक इस फॉर्म में बनाया गया है कि पूरे सर्किट के अंदर वोल्टेज के अंदर होने वाला चेंज 0 होगा, या सर्किट के अंदर जितनी भी वोल्टेजेस हैं उनका सम करंट और रेजिस्टेंसेस के प्रोडक्ट के सम के बराबर होगा। समेशन E इक्वल टू समेशन IR या समेशन चेंज इन वोल्टेज, समेशन मीन सम ऑफ चेंज इन वोल्टेज इज 0। क्लियर है? तो ये लॉ याद रखेंगे आप। इस लॉ से हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करते हैं इसके और KCL की मदद से। क्लियर है? इसको KVL भी कह देते हैं हम लोग कहने के लिए, KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो KVL और KCL की मदद से
हम ऐसे बड़े सारे सर्किट सॉल्व कर सकते हैं जिनमें हम ओम्स लॉ से वो सर्किट हमारे लिए बड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और वहाँ हमें ओम्स लॉ की भी ज़रूरत नहीं, इन्हीं दोनों लॉ से हम सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको थोड़ी सी साइन कन्वेंशंस और कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। क्या बातें ध्यान रखनी है, चलो देखते हैं। स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें और ये जरूर याद रखें, आपसे पूछता है KCL किस कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। KVL किसके अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये याद रखें आप। तो कुछ साइन कन्वेंशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मान लो मैं आपको एक सर्किट देता हूं, R1 R3 और यहां पर एक सेल दे देता हूं और यहां पर एक और सेल दे देता हूं। ये सर्किट दे दिया मैंने आपको, R2, इसकी EMF E2, इसकी EMF E1। मैंने आपको ये सर्किट दे दिया और मैं कहता हूँ इस सर्किट में आप KCL या KVL लगा के इसको सॉल्व करना है। और इसमें साइन कन्वेंशन कैसे यूज़ करेंगे, सॉल्व करने से पहले अगर हमने साइन कन्वेंशन नहीं पढ़ी तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखें, सबसे पहले क्या है, हम अपने सर्किट को गौर से देखेंगे। हमारे सर्किट में नाम गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे, नेम द सर्किट। क्योंकि हो सकता है हमें एक लूप लेना पड़े, हो सकता है 2 लूप लेने पड़े, हो सकता है तीसरा लूप भी लेना पड़े, तो हमें कई सारे लूप लेने पड़ सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए नेमिंग जरूरी है। अगर पहले से नेमिंग है तो चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई नाम तो गिवन है मैं चेंज करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नाम चेंज नहीं करेंगे, पर देखेंगे अगर नाम है तो लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ ABCDEF। अब आप कोई भी लूप ले सकते हो। आप ले सकते हो ये वाला ABEF, ABEFA, ये लूप ले सकते हो। आप BCDEB ले सकते हो। याद रखना क्लोज लूप लेना है, ABEF। कुछ लोग यही छोड़ देते हैं, ये क्लोज लूप नहीं है, यू हैव टू रिटर्न टू A। यहाँ भी B से शुरू किया है तो B लास्ट में आना चाहिए। या बड़ा लूप ले लो, ACDFA, क्लोज लूप लेना है। तो कोई भी 3 लूप ले सकते हो, 2 लूप ले सकते हो, डिपेंड करता है आपके पास कितनी अननोन चीजें हैं। ठीक है, तो इसीलिए नामकरण करना जरूरी है। उसके बाद आप सेकंड पॉइंट क्या देखोगे, मार्क डायरेक्शन ऑफ करंट। दूसरी बात, आप करंट की डायरेक्शन को मार्क करोगे। और करंट की डायरेक्शन को मार्क करने के लिए आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी कोई भी डायरेक्शन मार्क कर सकते हो। क्लियर? कैसे मार्क कर सकते हो, देखो जैसे ये सर्किट है, कैसे करंट की डायरेक्शन मार्क करनी है देखें आप। यहां रेजिस्टेंस है, यहां रेजिस्टेंस है, यहां रेजिस्टेंस है, एक सेल यहां है, एक सेल यहां है। ये E2 और ये E1, ये R1, ये R3, ये R2 और ये E2, और ये ABCDEF। कैसे मार्क कर रहे हैं, मैं यहां से करंट मार्क कर रहा हूं I1, तो यानी यहां से I1 जाएगा। मैं यहां से करंट मार्क कर रहा हूं I2, यानी यहां से I2 जाएगा। और यहां से मैं I3 ले रहा हूं। और याद रखना, इसका करंट I1 इसको वापस और इसका करंट I2 इसको वापस। ये जरूर याद रखें, सेल के पॉजिटिव एंड से जितना करंट निकलेगा नेगेटिव में उतना ही जाना चाहिए। KCL के अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है। जब भी डायरेक्शन ऑफ करंट मार्क करें अकॉर्डिंग टू KCL करें। और याद रखें, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट जाएगा उतना ही नेगेटिव से वापस आएगा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखें आप। तो ये मार्क कर दिया। इसको मैं ऐसे भी मार्क कर सकता हूं,
इसके लिए मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आप भी इंडिपेंडेंट हो गए। आप अगर करंट की मार्किंग नहीं है तो आप करंट को कैसे भी मार्क कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ करंट यहां से मार्क करें, यहां से आई करंट भेजा आपने और वो करंट यहां से जाएगा, इधर I1 कर दें और यहां पर I2 कर दें। हाँ, ये बात अलग है कि I2 की वैल्यू यहां पर I माइनस I1 होगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो I3 होगा वो I1 प्लस I2 होगा। हमने यहाँ KCL लगा दिया। ऐसे यहाँ से अगर I करंट आया, इधर I1 चला गया तो इधर क्या जाएगा, I माइनस I1 या I2 बोल दो। हाँ, फिर वापस इसका I इसी को मिला, यहाँ से I1 आया। ऐसे मार्क कर सकते हो। आप चाहो तो सिर्फ इसमें से करंट मार्क कर सकते हो, इसमें से नहीं करोगे, मर्जी है। तो या तो करंट आप एक सेल से मार्क करो, किसी भी एक से, या दोनों से, या 3 सेल है तो तीनों से, या 4 सेल है तो चारों से, या 4 में से किसी एक से, बट जो मार्किंग होगी दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू KCL। ये जरूर ध्यान रखें कि करंट जब भी मार्क करेंगे जंक्शन पे KCL फॉलो होना चाहिए। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकालो नेगेटिव में उतना करंट रिटर्न आना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है दैट इज डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन सर्किट या पाथ। भाई आपको कोई भी क्लोज सर्किट लेना है, मान लो ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F। आपके पास एक क्लोज सर्किट है, मान लो A B E F A, ये क्लोज सर्किट है। अब आप इस क्लोज सर्किट में पाथ का क्या मतलब है, मूवमेंट का क्या मतलब है। इस क्लोज सर्किट में मतलब है कि आप ऐसे घूम रहे हो विच इज एंटी क्लॉक, या आप ऐसे घूम रहे हो क्लॉक, ये भी आपकी मर्जी है। करंट मार्क कर दो, करंट मार्क करके भूल जाओ। करंट के मार्क करने और आपकी मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। करंट आपने जैसी मार्क कर दी उसके बाद आपकी मर्जी, आप एंटी क्लॉकवाइज भी अपना पाथ सेलेक्ट कर सकते हो, क्लॉकवाइज भी अपना पाथ सेलेक्ट कर सकते हो। आपको जैसे सर्किट को कवर करना है पूरा सर्किट आप अपने पाथ से कवर करोगे। क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ऐसे ही इसमें भी आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो। और एक चीज और है, अगर आप इसमें क्लॉक जा रहे हो और इसमें एंटी क्लॉक जा रहे हो, या इसमें क्लॉक जा रहे हो इसमें एंटी क्लॉक जा रहे हो, या दोनों में क्लॉकवाइज जा रहे हो या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक ही सर्किट के अंदर करंट मार्क करने के बाद एक ही सर्किट के एक ही क्वेश्चन में जितने क्लोज सर्किट बन रहे हैं आप अपनी मर्जी से किसी में क्लॉकवाइज ले सकते हो, किसी में एंटी क्लॉकवाइज, या दोनों में क्लॉकवाइज, या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज, या तीनों में एंटी क्लॉकवाइज, या सब में अलग अलग क्लॉक और एंटी क्लॉक, जो मन करे आपको डिसीजन लेना है वो। क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है। सिर्फ करंट को मार्क करना है अकॉर्डिंग टू KCL। याद रखना जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव से आपने निकाला उतना नेगेटिव में जाएगा। किसी भी सेल से करंट निकाल सकते हो, जितने सेल है उन सब से निकाल सकते हो। किसी भी एक सर्किट के डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे इस लूप में आप क्लॉकवाइज जा सकते हो, इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हो, बड़े वाले में क्लॉकवाइज जा सकते हो, या दोनों में क्लॉकवाइज जा सकते हो। ये सब आपकी मर्जी है, ये नोट करना, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। हम क्वेश्चन करते समय करेंगे, देखेंगे क्या होता है। मैं क्या कह रहा था इसको एक्सप्लेन भी करेंगे क्वेश्चन करते समय। क्लियर। थर्ड पॉइंट देखें क्या है, इनको नोट कर लें स्क्रीन को पॉज करके। पॉइंट नंबर 4 देखें। फोर्थ, सेल या बैटरी के लिए इफ वी मूव इन डायरेक्शन ऑफ
इंक्रीजिंग वोल्टेज, डेल्टा वी पॉजिटिव, और अगर डिक्रीजिंग वोल्टेज हो तो डेल्टा वी क्या आएगा, नेगेटिव। अब समझना कैसे। सेल और बैटरी में क्या करेंगे, अगर हम इंक्रीजिंग वोल्टेज में जा रहे हैं, यानी वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, यानी कि हम इंक्रीजिंग का क्या मतलब है, हाई पोटेंशियल टू लो, और डिक्रीजिंग वोल्टेज का क्या मतलब है, लो पोटेंशियल टू हाई। ये ध्यान रखिए आप, यानी समझना, ये सेल है आपके पास। अब आपके पास ये सेल या बैटरी कुछ भी है, इसमें अगर आप यहां से यहां जा रहे हो ऐसे, तो ये आपके पास हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। आप हाई से लो जा रहे हो, अगर ये 10 वोल्ट है इसकी ईएमएफ, तो आप -10 यूज करोगे, दैट इज डेल्टा वी। हाई से लो जा रहे हो, दिस इज हाई, दिस इज लो। हाँ, इसी में अगर आप ऐसे जा रहे हो, ये अगर आपका पाथ कुछ ऐसा है, पाथ नॉट करंट, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर करंट की बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द करंट, मैं अपने पाथ की बात कर रहा हूं। अगर मैं हाई से लो की तरफ जा रहा हूं तो -10 वोल्ट, और अगर मैं लो से हाई की तरफ जा रहा हूं तो डेल्टा वी को मैं +10 वोल्ट लूंगा। यानी सिंपल, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो तो डेल्टा वी पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो डेल्टा वी नेगेटिव। क्लियर। अब आप करंट की जगह देखें, करंट आपको IR का प्रोडक्ट चाहिए। अब IR का प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। IR मतलब डेल्टा वी, करंट इनटू वोल्टेज, करंट इनटू रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज। अब ये पॉजिटिव कब लेना है, ये नेगेटिव कब लेना है। देखो, जब आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, मान लो ये I1 है, तो ये I1 R1 है, यहां से करंट जाएगी। अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, इस सर्किट में मैं करंट मार्क कर रहा हूं, यहां से I2 और यहां से I1 प्लस I2। अगर इस सर्किट में मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं, क्लॉकवाइज मैं मूव कर रहा हूं, मैं अपनी मूवमेंट की बात कर रहा हूं, मैं मूव कर रहा हूं ऐसे, तो मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, करंट भी इधर जा रही है, मैं भी इधर जा रहा हूं, यानी करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज डिक्रीज होता है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में है, आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में IR नेगेटिव होगा। अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो IR नेगेटिव होगा। और अगर ऑपोजिट होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो IR पॉजिटिव होगा। स्क्रीन को पॉज कर लें, इसको नोट डाउन कर लें। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बहुत सिंपल सा। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन करते हैं, देखें। बहुत सिंपल क्वेश्चन। 15 वोल्ट की बैटरी, दिस इज योर 5 ओम, दिस इज 10 ओम, ठीक है, ये रहा। अब इस सर्किट का नाम मुझे गिवन नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, A, B, C और D नाम दे देता हूँ, और यहाँ से करंट I मार्क कर देता हूँ। करंट के पास एक ही पाथ है, तो यहाँ से भी करंट I जाएगा, यहाँ से भी करंट I जाएगा, और यहाँ से करंट I जाएगा, और नेगेटिव में भी I एंटर कर जाएगा। अब मैं इस सर्किट के अंदर अपना लूप लॉ लगा रहा हूँ, A, B, C, D, A के अंदर, A, B, C, D, A के अंदर। क्लियर। अब मेरी मर्जी है कि मैं रोटेट करना चाहता हूँ करंट मार्क करने के बाद। करंट मार्क कर दिया मैंने, और करंट मार्क करने के बाद मैं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट होता हूँ, मैं कहीं से स्टार्ट हो सकता हूँ, यहाँ से, बैटरी से, यहाँ से, जहाँ से मन करेगा वहाँ से स्टार्ट करूँगा और वहीं आऊँगा मैं। तो देखो, मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, AB में कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ से यहाँ पहुँचा, BC में
आई करंट है और 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू आई। आई आर करना है आपको, आई है और रेजिस्टेंस की जगह 10 है तो 10 आई। अब देखो करंट इसमें इधर आ रही है और आप करंट के ऑपोजिट जा रहे हो, और बताया था अगर आप करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो आई आर नेगेटिव होगा, और करंट के आपका पाथ ऐसा है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका पाथ और करंट ऐसे आ रहा है ऑपोजिट, तो आई आर क्या लेना है आपको पॉजिटिव। फिर आप यहाँ पहुँचे सी डी में, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी आई इंटू आर होगा, और यहाँ पर आप फिर से करंट के ऑपोजिट जा रहे हो, आपका पाथ एंटी क्लॉकवाइज है। जब आप यहाँ पहुँचोगे तो यहाँ पर आप बैटरी के हाई टर्मिनल से लो की तरफ जा रहे हो, यानी कि -15 इक्वल टू 0, और इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ देखें तो यहाँ पर 15i -15 इक्वल टू 0, तो 15i इक्वल टू 15, i इक्वल टू 1 एम्पियर, यानी इस सर्किट के अंदर करंट 1 एम्पियर है। इसी को देखें आप, करंट मार्क करने के बाद ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, करंट आपने ऐसे मार्क किया है, A B C D। करंट मार्क करने के बाद आप इस बार क्लॉकवाइज जा रहे हो, आपकी मर्जी है, पिछली बार एंटी क्लॉकवाइज थे, इस बार क्लॉकवाइज है। बहुत सिंपल सवाल है, तो आप इससे आसानी से समझ सकते हो, आपका डाउट दूर हो सकता है कि क्या सही आएगा। देखो मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, फिर से यहाँ से ऐसे मूव कर रहा हूँ, इस आर्म में गया, यहाँ 5i बना, करंट आई है, रेजिस्टेंस 5 है, तो 5i सी डी के अंदर, पर मैं करंट की डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ, मैं भी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, करंट पहले से क्लॉकवाइज मैंने मार्क कर रखी थी, तो यहाँ माइनस का निशान आएगा। फिर से माइनस आ जाएगा, क्योंकि मैं भी ऐसे जा रहा हूँ, करंट भी ऐसे जा रहा है, मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो -10i, और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फिर मैं यहाँ जाऊँगा लो से हाई, सेल के लो पोटेंशियल से हाई, तो प्लस का 15 इक्वल टू 0, -15i प्लस 15 इक्वल टू 0, आई फिर से मेरे पास 1 एम्पियर आएगा, क्योंकि -15i इक्वल टू -15, तो i इक्वल टू -15 बाय -15, 1। सिंपल सवाल, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीन को पॉज कर लें, इसको नोट डाउन कर लें। क्लियर? देखते हैं, एक सवाल और करते हैं, सिंपल। दस ओम, 10 ओम, 20 ओम, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट। आपको हर एक ब्रांच में करंट फाइंड आउट करनी है, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। फिर से ये सवाल ऐसा ही, इसका नाम नहीं है, मैं नाम दे देता हूँ, A B C D E F, मैंने नाम दे दिया। क्लियर? अब नाम देने के बाद मैं करंट मार्क करता हूं, और मैं क्या करूंगा, इस बार मैं सब में से करंट मार्क नहीं करने वाला, मैं एक में से करंट मार्क करूंगा। और जब ऐसे 2-2 सेल पड़े हों तो मैं कोशिश ये करूंगा कि 2 सेल अगर ऐसे मार्क कर रखे हों तो उस कंडीशन में क्या करने वाला हूं, मैं बड़े वाले से करंट निकालूंगा। आप इससे भी निकाल सकते हो, अगर आप इससे निकालोगे तो करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आने से घबराने की जरूरत नहीं है, आप कहोगे कि जो आपने मार्क किया है करंट उसके ऑपोजिट है। ऐसा क्वेश्चन भी हम एक बार करेंगे। तो मान लो मैं यहाँ से करंट आई निकाल रहा हूँ, यहाँ पहुँचने के बाद करंट I1 गया, और यहाँ से करंट I माइनस I1 गया, यहाँ से आया और यहाँ पर करंट I पहुँच गया। सिंपल, यहाँ से I1 आया और यहाँ से I माइनस I1 आया, दोनों मिक्स होकर इसको I पहुँच गया। क्लियर? अब हमारे पास यहाँ 2 अननोन है, एक I और एक I1, हमें करंट निकालनी है। तो हम देखते हैं इक्वेशन क्या बनाते हैं। हम लूप ले लेते हैं,
पहला लूप ले रहा हूं मैं ABEFA, ये वाला लूप लिया मैंने, ये वाला लूप, और इस लूप में ये वाला लूप, और मैं इस बार क्लॉकवाइज ही घूम लेता हूं ऐसे। देखो मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, यहां से करंट इधर आ रही है, मैं इधर जा रहा हूं, 10I1 माइनस का, क्योंकि जो करंट मैंने मार्क की है और जो मैं रोटेट कर रहा हूं एंड क्लॉकवाइज, वो दोनों ऑपोजिट हैं। करंट इधर से आ रही है ऐसे और मैं ऐसे जा रहा हूं, मेरा पाथ ऐसा है रोटेशन का, तो -10I1 नहीं प्लस, क्योंकि मैं करंट के ऑपोजिट जा रहा हूं ना। अगर करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव आता है, आई एम गोइंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब इंक्रीजिंग पोटेंशियल, तो प्लस का 10I1, यहाँ पर -20I-I1 इक्वल टू, और यहाँ से आ गया आप, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ देखें लो से हाई जाएंगे, तो प्लस का 10 इक्वल टू 0, यहाँ कितना आएगा -20I, और यहाँ पर प्लस का 30I1, 20, ये 10 और ये 20, 30I1 इक्वल टू -10, तो यहाँ से 2I -3I1 इक्वल टू 10, इक्वेशन इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। 10 कॉमन ले लिया यहाँ से और -10 कॉमन ले लिया, काट दिया यहाँ से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 बनाते हैं इस लूप के अंदर, BCDEB, इसमें भी मैं कैसे घूम लेता हूँ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम लेते हैं, मर्जी है, क्योंकि इसमें क्लॉक घूमा, मैं इसमें एंटी क्लॉक घूम के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से गया, करंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो 10I माइनस, क्योंकि मैं भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, करंट पहले से ऐसे मार्क है, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मतलब डिक्रीजिंग पोटेंशियल, -10I माइनस 20I-I1 इक्वल टू नहीं। अब देखो यहाँ पर आप ऐसे जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, यानी प्लस का 20 इक्वल टू 0। यहाँ कितना आएगा -30I1 -30I प्लस में 20I1 -20, तो -3I प्लस 2I1 इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब देखें, दो इक्वेशन आ गई आपके पास, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6I 9I1 इक्वल टू 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -6I प्लस 4I1 इक्वल टू 4, ऐड कर दो दोनों को, ये कैंसिल आउट, यहाँ कितना आया, यहाँ तो हमने माइनस लिया ना, अच्छा -2 आएगा बच्चों, सॉरी, तो यहाँ -4। क्लियर है? यहाँ देखें कितना आएगा, -5I1 -1, तो I1 इक्वल टू 1/5 एम्पियर। दिस इज I1, जो यहाँ करंट जाएगी ये 1/5 एम्पियर जाएगी। अब I निकाल लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट करके यहाँ पुट कर देते हैं, 2I -3 इंटू 1/5 इक्वल टू 1। क्लियर? तो 2I इक्वल टू 1 प्लस 3/5, 8/5, 2I, तो I इक्वल टू 4/5 एम्पियर, ये I आ गया। तो इसमें जो करंट आएगी दैट इज 4/5 एम्पियर, और ये चाहिए आपको I माइनस I1, 4/5 माइनस 1/5 इक्वल टू 3/5। क्लियर? तो हर ब्रांच में आप करंट निकाल सकते हैं। क्लियर? इसी में आप कोशिश करें कि आप एक बार करंट यहां से निकालें, कोशिश करें, होमवर्क है,
ये आपका होमवर्क है, स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन करें और आपका होमवर्क देता हूं मैं इसी सर्किट में। ये 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 10 ओम था, ये भी 10 ओम था, ये 20 ओम था, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। आप यहाँ से I1 निकालें और यहाँ से आप I2 निकालें और यहाँ पर कितना हो जाएगा I1 प्लस I2। इसका I1 इसको वापस, इसका I2 इसको वापस। जब आप इस तरीके से करंट ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका I2 इस कंडीशन में जो आपका I2 है विच इज वो हमेशा 4/5 ही रहेगा। I2 4/5 ही आएगा आपका ये वाला। हाँ, I1 जो है I1 ये आपका इस बार -1/5 एम्पियर आएगा। अगर आप करंट ऐसे मार्क करोगे तो अगर ऐसे आएगा तो -1/5 क्या गलत है? गलत नहीं है। आप यहां लिख दोगे कि नेगेटिव साइन शोज फ्लो ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू मार्क्ड वैल्यू। आपको जरूर करके देखना है ये कि अगर मैं इसमें से I1 करंट निकालूं, यहां से I2 निकालूं, मतलब दोनों सेल से निकालूं तो क्या होता है। क्योंकि ऐसी कंडीशन कई बार आ जाती है कि जो आपने मार्क किया है आपको कभी कभी करंट की डायरेक्शन नेगेटिव आती है। देखो इस कंडीशन से भी यहां पर जो करंट जा रही थी, आपको याद होगा आपने यहां पर I1 मार्क किया था, वो 1/5 था और आपके उस मार्किंग के अकॉर्डिंग करंट ऐसे फ्लो कर रही थी। रियलिटी में यही फ्लो था, पर इस सर्किट के मुताबिक आपने दोनों से करंट निकाल करके अपना काम आसान कर लिया। पर आपके आसान करने से करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाएगी। ये सेल बड़ा पावरफुल है तो इसकी करंट जाएगी ही नहीं, इसी सेल की करंट पूरे सर्किट में घूमेगी। तो अगर आपका आंसर -1/5 आया, इट इज करेक्ट। बट -1/5 में आपको एक बात लिख देनी है कि आपका आंसर माइनस क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में करंट इस सेल से नहीं निकल रहा, इसी सेल से आ रही है करंट। तो जो डायरेक्शन, जो करंट आपने निकाली है वो नेगेटिव आने का मतलब है कि डायरेक्शन जो आपने ऐसे मार्क की है वो ऐसे नहीं है, ऑपोजिट है, वो मार्क कर देना है आपको। बाकी आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो स्क्रीन को पॉज कर लें, इसको नोट डाउन कर लें और इस क्वेश्चन को जो आपको होमवर्क में दिया उसको करके देखें, यू विल फाइंड द सेम। ठीक है, तो कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डालें, डाउट पूछें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि रीच इसकी मैक्सिमम हो सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।